हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। 11 जून 2025 को यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट प्रकाशित होता है। आज 19 जून हो चुका है। 11 जून से लेकर के 19 जून के बीच में आगे भी हजारों प्रकार की यूपीएससी स्कैम से रिलेटेड, यूपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ को लेकर के, यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर लीक को लेकर के हजारों तरह के वीडियो शॉर्ट्स आपके यूट्यूब चैनल या जहाँ जहाँ भी आप जो भी देख रहे हैं आपको मिल रहे होंगे। रिगार्डिंग ऑल दिस यूपीएससी स्कैम और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आफ्टर 2025 रिजल्ट, कुल मिलाकर के बात ये है, मैं 4 पॉइंट पे बात करूंगा। इफ आपको समझ आती है इट्स ओके, नहीं समझ आती है फिर इट्स ओके। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आप उसके खिलाफ इकट्ठे होकर के एक प्रकार से आंदोलन करना हो, जंग करना हो, सामने वाला भी तो मानना चाहिए। यूपीएससी को भी ये बात समझ में आनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये तरह तरह के वीडियो बनाना, तरह तरह की चीज़ें करना, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट होगा या यूपीएससी इससे कुछ संज्ञान लेकर काम करेगी। एक रास्ता आपके पास बचता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। हजारों लोगों ने वो भी करके देख लिया, लेकिन नतीजा एज इट इज़ रहा, है ना। यूपीएससी तो कभी नहीं बदला। तो कुल मिलाकर के जो हम आज बात करने वाले हैं, खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट को लेकर के, कुछ तार्किक बातें हैं जो मेरी समझ में आई कि नहीं, इनको आपके सामने रखना चाहिए और आपको समझाना चाहिए। क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम को लेकर के आपके अगर मन में किसी प्रकार की स्कैम को लेकर के थ्योरी आ गई तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। ये उन लोगों के लिए तो अच्छा है जो लोग अपने रिजल्ट अगर असफल हो गए हैं तो अपने रिजल्ट को ढांपने के लिए या अपने रिजल्ट से भागने के लिए यूपीएससी पर दोषारोपण कर देते हैं, या यूपीएससी अपनी गलतियों को अंडर एस्टिमेट करने के लिए या अपनी गलतियों को न मानने के लिए छात्रों पे दोषारोपण कर देती है। तो ये वही है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना। तो चलिए हम उन चारों पॉइंट की बात करते हैं। अब जैसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने यूपीएससी कोचिंग गोइंग सीनियर प्लेयर्स, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फिल द फॉर्म टुगेदर। मतलब क्या करते हैं ना कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग भी जो अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो भी यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। सो दे गेट द रोल नंबर्स टुगेदर, और उनके भी रोल नंबर साथ साथ आते हैं। सो ट्रिपलेट थ्योरी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि 3 रोल नंबर, यानी लगातार। अब जैसे मान लिया कोई 1101 है, फिर उसके नीचे 1102 आ गया, फिर उसके नीचे 1103 आ गया, तो ये 3 रोल नंबर लगातार हो गए। तो काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि सेंटर्स पे नकल हुई है। यहाँ पर ये तीनों लगातार रोल नंबर कैसे आ गए? कुछ जिलों के लोग तो एक भी पास नहीं हुए, 3-3 हज़ार लोग एग्जाम बैठे थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यूपीपीसीएस के एग्जाम में देखो, आप एसएससी के एग्जाम में देखो, आप नीट, यूजी, पीजी, है ना, इन सभी एग्जाम में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा बेस नहीं प्रदान करती। तो 3 कॉन्टिन्यूस रोल नंबर गेटिंग सिलेक्शन डज नॉट होल्ड टू मच वैल्यू फॉर मी, यानी ये बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्ट बेनिफिट लगता नहीं है कि इस तरह से चीज़ें हो गई तो ये मान लेना कि नहीं स्कैम ही हुआ है, या फिर ये मान लेना कि नहीं इस प्रकार का गोरख धंधा चल रहा है। अब प्लेंटी ऑफ सच रैंडम कोइंसिडेंसेस, मतलब ये एक बहुत आम सी बात है। किसी एग्जाम में 10,000 लोग पास करते हैं एग्जाम को, एक मान लेते हैं मोटा मोटा आंकड़ा, या कह सकते हो 2.5 लाख से 3 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो इसमें एक कॉमन पॉइंट हो सकता है कि ऐसे सेंटर्स पे जहां 3 लोग थे, हो सकता है नकल किए हों, या हो सकता है कि उन्होंने ईमानदारी बरती हो। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आपको सीसीटीवी फुटेज मिलेगा। अब सीसीटीवी फुटेज इजीली आपको अवेलेबल नहीं होगा, खासकर यूट्यूब पे भी तो नहीं होगा। आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के माध्यम से आपको पता चल सकता है। तो एक तो ये थ्योरी हो जाती है। दूसरा, 10,000 पीपुल आर क्वालिफाइंग, बी इट यूपीएससी प्रीलिम्स हो, आईआईटी हो या नीट के एग्जाम हो, ये आम सी धारणा है, ये आम बात बन जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो फेल हो जाते हैं, मेहनत नहीं किए थे, वो अपने कमजोरियों को ढांपने के लिए एक थ्योरी दे देते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। इवन इफ दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बट इज ट्रू, अगर आप इसको कॉन्स्पिरेसी माने या ट्रू माने, सच कुछ भी हो सकता है। आप कोर्ट में जाकर कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे, एकदम फिक्स है। आप चाहे इस थ्योरी को लेकर के कोर्ट में चले जाएं, आप कुछ भी नहीं
कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी ये बोलकर हाथ खड़े कर देगी तो हमने डाटा एंट्री के बाद ओएमआर शीट्स जला दी। होता क्या है ना कि हजारों संख्या में कापियाँ होती हैं, लाखों संख्या में कापियाँ होती हैं, तो इनका डाटा जो है ना ऑन डिवाइस यानी ऑनलाइन स्टोर कर लिया जाता है, उसके बाद इन ओएमआर शीट को जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है कूड़ेदान में। ओके, तो यूपीएससी ये बोल के हाथ खड़े कर देगा कि हमने डाटा एंट्री कर ली है, ओएमआर शीट साली चला दी है, क्योंकि दफ्तर में इनको रखने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। और आरटीआई के हजारों प्रकार के नियम कानून ऐसे हैं कि यूपीएससी इससे भी बच सकती है कि हम फला फला जानकारी देना चाहते हैं अथवा नहीं देना चाहते हैं, कौन सा हमारा प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी ये हजारों तरह के फंडे अपना चुकी हैं, इसमें कोई दम नहीं है। आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बस वो वैसे ही रह जाएगा। और आरटीआई में फला फला नियमों के अनुसार हमें इस प्रकार से लेकर नष्ट करने की छूट है। ऐसे उल जुलूल तक तो पहले भी कुछ केस में दे चुकी है, जब विद्यार्थियों ने अपनी प्रीलिम्स और मेंस की कॉपी चेक करने की मांग की थी कोर्ट के द्वारा कि भैया हम प्रीलिम्स पास थे, कुछ बच्चों का मानना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे 94 नंबर हैं और मैं पास हूं, फिर भी यूपीएससी हमारी कॉपी नहीं दिखा रही, हमारी ओएमआर शीट नहीं दिखा रही। कोर्ट के द्वारा जब कॉपियों को मांगा गया तो यूपीएससी ने दो टूक में जवाब दे दिया कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है, हमारे पास आरटीआई नियमों के अनुसार इनको नष्ट करने की छूट है। तो उस तरह से हो जाता है। तो पहला एक तो ये तर्क नष्ट हो गया, कॉन्स्पिरेसी या 3 कंटिन्यू नंबर्स, रोल नंबर्स एक जगह थे, एक कॉलेज के थे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं लगता और कोर्ट में भी ये बात आप साबित नहीं कर पाओगे। फिर सेकेंड बात क्या आती है, रिगार्डिंग आई स्कोर 90 मार्क्स येट नॉट क्वालिफाइड। अगर मैं ये मानता हूँ कि नहीं मेरे 90% मार्क्स थे या मैंने 90% या 90 मार्क्स मेरे आने चाहिए थे और मेरा चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की हो या फिर कोई अपने आप से मैंने ढूंढा हो, तो मुझे लगता है मेरे 90 मार्क्स हैं और मैं फिर भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैक्सिमम मेरिट 85 जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ कि 5 नंबर मेरे एक्स्ट्रा हैं, क्वालिफाई मैं नहीं कर पाया। इवन नॉर्मल सेज ईयर्स 10 से 15 क्वेश्चन मतलब पर ईयर आप द कोचिंग क्लासेज आंसर की, जो भी कोचिंग चाहे जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो, जब भी वो आंसर की बनाते हैं ना, तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन का एक एरिया होता है जहां पर क्वेश्चन कोचिंग इंस्टीट्यूट तो उस विकल्प को सही मानता है, लेकिन यूपीएससी अपने हिसाब से डिसाइड करती है। डू नॉट मैच विथ ऑफिशियल आंसर की। अभी 2024 की आंसर की आई, 2024 की आंसर की में 3 सवाल गलत थे जीएस फर्स्ट पेपर में और एक में संशोधन किया गया था, एक या दो में, तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन ऐसे हो गए, 5 क्वेश्चन ये हो गए। अब यूपीएससी ने जो आंसर की बनाई और जो कोचिंग वालों ने आंसर की बनाई, उनमें 10 से 15 नंबर का एक स्कोप होता है कि आंसर की कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलत हो सकती है, यूपीएससी उसमें कुछ और अपना दिमाग लगा लेता है। ठीक है, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में, खासकर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में इस तरह से चीजें हो सकती हैं, पॉलिटी के में हो सकती हैं, इकोनॉमी में हो सकती हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपके कोचिंग आंसर की के हिसाब से 94 नंबर बन रहे थे, तो हो सकता है कि आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग 84 ही नंबर मिल रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो ये सेकंड थ्योरी हो जाती है। थर्ड इज, और आगे जब बढ़े तो 2025 ईयर हैड मेनी 3 स्टेटमेंट, मतलब 3 स्टेटमेंट, असर्शन, खासकर रीजनिंग और अनेक प्रकार के सवालों में सो इन मोर क्वेश्चन विल हैव मिसमैच ड्यू टू सच इंटरप्रिटेशन। अब जो आपकी इंटरप्रिटेशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की इंटरप्रिटेशन है, उसमें मिसमैच हो सकता है। 2025 में ऐसे काफ़ी सवाल थे जिसमें 3 स्टेटमेंट्स थे, चाहे जीएस फर्स्ट पेपर हो या जीएस सेकंड पेपर हो, दोनों में ऐसा था। तो हो सकता है कि आपके हिसाब से वो क्वेश्चन सही रहा हो, यूपीएससी ने उसको मिसमैच करार दे दिया है, यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से वो सही ना हो, क्योंकि आपको ओरिजिनल आंसर की मिली नहीं, यूपीएससी ने अपनी आंसर की जारी नहीं की, तो कैसे आप कह सकते हो कि नहीं हमारा यही वाला था। और हम कैसे, यार किसी को ब्लेम करना आसान है, लेकिन साबित करना उससे बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। तो आई थिंक ये भी एक स्टेटमेंट यूपीएससी ऐसा कुछ कर सकती है, नो डाउट। पर्सन हु सेज he has 90 to 100 marks in GS from coaching answer key, well in reality quite possible the score would be different। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका स्कोर डिफरेंट हो यूपीएससी आंसर की के हिसाब से। लेट्स से
80 से 85 मार्क्स, एंड देन सपोज कट ऑफ 86, देन यू हैव लॉस्ट बाई ओनली 1 to 6 मार्क्स। ऐसा हो सकता है कि आपने तो कहा कि नहीं मेरे 90 से 100 के अंदर नंबर आ रहे हैं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन में ऐसा हो गया, 5 क्वेश्चन में हो गया तो आपके 10 नंबर बाहर हो गए। जितने क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आप तो ऐसा हो सकता है 86 कट ऑफ चली गई हो और आपको 80 to 85 नंबर मिले हों। कौन सी? यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, जिस हिसाब से यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन है। ओके, तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, सीसेट पासिंग मार्क्स आल्सो रिक्वायर्ड, यानी आपको 66 नंबर आपको सीसेट में लाने होंगे। दे आर आस्किंग वैरायटी ऑफ पैसेज वेयर द कोचिंग की विल नॉट मैच विद द यूपीएससी ऑफिशियल की। मतलब आपने मान लिया 27 पैसेज किए, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपने मान लिया 27 क्वेश्चन किए। अब हर बार ऐसा देखा गया है करीब 2014 से लेकर के 2025 तक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन होता है ना, जो उसकी आंसर का इंटरप्रिटेशन होता है, यूपीएससी के हिसाब से अलग होता है, कोचिंग वाला इसके हिसाब से अलग होता है। तो हो सकता है आपने सीसेट में क्वालिफाई किया हो, ऐसा संभावना बनती है। मैं संभावनाओं पे बात कर रहा हूं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, अगर आपको संभावना समझ में आती है और फिर बाद में हम कंक्लूजन पे भी जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ स्टूडेंट की गलती है, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यूपीएससी की गलती है। बस इंटरप्रिटेशन अदर थिंग्स को लेकर के जो आपके दिमाग में कूड़ा भरा जाता है, खासकर आपको कोचिंग आने के लिए, कि नहीं जब तक आप कोचिंग नहीं करोगे। आपने जितने भी ये टॉपर्स वगैरह देखे होंगे, उनमें ज़्यादातर का यही मत है कि मैंने फला कोचिंग से तैयारी की थी, वो कहता है मैं फला कोचिंग से कर रहा था। तो एक ये भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, आपको कोचिंग में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा करो, किसी शहर में रहो, तब प्रिपरेशन करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस तरह की 1000 चीज़ें होती हैं। तो सीसेट में पासिंग मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। 66% अगर नहीं है तो जीएस फर्स्ट पेपर में चाहे आपसे 120 नंबर हो या 150 नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पैसेज के जो इंटरप्रिटेशन होते हैं यूपीएससी के हिसाब से 8-10 क्वेश्चन में हमेशा अलग होते हैं कोचिंग आंसर की से अलग, तो वो हो सकता है। अब उसके बाद दोज हु रियली बिलीव अबव यूपीएससी स्कैम एज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ठीक है, अगर कुछ लोग को लगता है कि नहीं यूपीएससी वास्तविकता में स्कैम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जगहों पर तो है। अगर मान लें कि नहीं यूपीएससी डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, यूपीएससी में कुछ होता ही नहीं है, तो भैया अभी देखो पूजा खेड़कर का मामला, रवि कुमार सिहाग का मामला उठा, अगर ठीक से जांच कराई जाए तो हजारों ऐसे मामले निकल के आएंगे। तो 70% मामलों में तो ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन 30% मामलों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यूपीएससी भी एक वही अंग्रेजों के जमा बनाए नियम कानूनों के हिसाब से अपना काम कर रहा है। Those who really believe above UPSC scam or conspiracy theories and they are so passionate about it, अगर उनको लगता है कि नहीं इसके बारे में और ज्यादा जानकारी, देन इंस्टेड द रनिंग सोशल मीडिया कैंपेन, है ना, सोशल मीडिया पे आओ, दे शुड फाइल ए केस इन द कोर्ट बिकॉज यूपीएससी डज नॉट चेंज इट्स बिहेवियर बाय सोशल मीडिया कैंपेन्स। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी कॉन्स्पिरेशन थ्योरी हो रही है, यूपीएससी स्कैम हो रहा है, तो आपको सोशल मीडिया की बजाय आपको कोर्ट का रास्ता देखना चाहिए। ओके, अगर कोर्ट का रास्ता देखोगे तो शायद कॉस्ट बेनिफिट होगा, सोशल मीडिया पे कैंपेन रन करोगे तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। यूपीपीएससी में मैंने एक आरटीआई दाखिल करी थी, जवाब वही 2 टूक रहा जो मैं पहले से सोच रहा था कि यूपीपीएससी यही जवाब देगा, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी गलती क्यों मानेगा भाई? पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग, बड़े बड़े संस्थानों के लोग, यार ये अपनी गलती नहीं मानते हैं। अगर इनसे कोई गलती भी हो गई है तो इसको छुपाने का प्रयास, भरपूर प्रयास करेंगे जब तक पकड़े नहीं जाएंगे। इसीलिए देखा होगा कि जो गिल्टी केसेज होते हैं, नंबर ऑफ आम आदमियों पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को छुपा नहीं पाते, और ये लोग बड़े आसानी से छुपा लेते हैं, जहां जितना करप्शन कर पाए कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि यू आर राइट, आप सही हैं, तो आपको कोर्ट के रास्ते अपना काम करना चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन करने से आपको कॉस्ट बेनिफिट कुछ नहीं है ना। तो कोई भाई छोटे मोटे कोई इंस्टीट्यूशन हो तो वो अपने आप को नीचे, है ना, ब्लेम हो रहे हैं तो वो अपने आप को सही कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी जैसा इंस्टीट्यूट मुझे नहीं लगता, वो 1950 से लेकर के अभी तक चेंज नहीं हुआ, तो आगे क्या ही होगा। ओके,
देन पहला तो ये बात हो गई। सेकेंडली, कलेक्टिविज्म इज नॉट पॉसिबल एमंग यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के काम करें, दे आर मोर इंडिविजुअलिस्टिक। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान लगाते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है, वो कलेक्टिव अप्रोच में नहीं आएंगे। सो अनलाइक बीपीएससी एस्पिरेंट और एसएससी रेलवे एस्पिरेंट, दे कैन नॉट सिट धरना 2-3 मंथ्स, है ना भाई। इतनी थकावट होती है, क्या करें, अगर धरना ही देते रहें तो कैसा होगा। यूपीएससी के एस्पिरेंट ऐसा नहीं कर पाएंगे, 2 दिन 4 दिन चलेगा, उसके बाद फिर अपने आप बंद हो जाएगा, फिर वही ढाक के 3 पात वाली थ्योरी आएगी। तो अथॉरिटीज का प्रेशर होता है, पुलिस का प्रेशर होता है, लट्ठी डंडा का प्रयोग होता है, ट्रांसपेरेंसी, तो इस तरह की हजारों बातें होती हैं जिसपे हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। हमारे पास एक रास्ता बचता है कि आप कोर्ट के माध्यम से चीजें कर सकते हैं, सरकारों पे दबाव बना सकते हैं। यूपीएससी पे दबाव बनाना मुझे कॉस्ट बेनिफिट लगता नहीं है। आप उसके लिए चाहे जितने भी अभियान चला लो, वो वही है अंग्रेजों के ज़माने के जेलर वाला हाल, वो कुछ नहीं करेगा। सीधी सिंपल बात है। 2-3 महीने आप धरना दे नहीं पाओगे। अभी पैटर्न 2000 आई थिंक 2023 वाले में आपने काफ़ी सारी कैंपेन की, इस तरह की हजारों कैंपेन रोज होती हैं। खासकर हिंदी मीडियम का नुकसान ज़्यादा होता है, वो बच्चे बहुत प्रताड़ित हैं। अब सोचो कोई प्राइमरी स्कूल से फिर किसी छोटे मोटे स्कूल से ग्रेजुएशन करके इंटर करके आया है, अब आप चाहते हो कि उसकी नॉलेज और एक जो शहरी सिटी एरिया में पढ़ा है, जिसका बचपन से बैकग्राउंड प्रशासनिक अधिकारी टाइप का रहा है, वो कैसे compete करेगा। आईआईटी वाला बच्चा एक गांव बिहार, किसी बिहार यूपी के गांव में पढ़ा हुआ बच्चा आईआईटी वाले से कैसे compete करेगा। तो आपको इस पे कुछ ना कुछ तो चेंज लाना चाहिए, खासकर मीडियम ऑफ लैंग्वेज को लेकर के। तो एक बड़ा चैलेंज तो है ट्रांसपेरेंसी को लेकर के और मीडिया ऑफ लैंग्वेज को लेकर के, और आपके कॉम्पिटिटिव प्रोसेस को लेकर के एक बड़ा चेंज है। उसमें आपको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। यूपीएससी इस पे ध्यान देगी तभी ऐसा काम हो सकता है। सो आई एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, जो जैसा है चलने दो, एंड एडवाइस यू डू नॉट द सेम, सॉरी, एंड एडवाइस यू डू द सेम, प्रिपेयर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, यानी अपने नेक्स्ट जो है वैसा स्वीकार कर लो, वरना 2-3 महीने बाद आपको यह कड़वी बात समझ में आ ही जानी है कि नहीं पढ़ाई करना आवश्यक था, और फिर अपने अटेम्प्ट की तैयारी करोगे। ओके, क्योंकि निष्कर्ष नहीं निकलेगा ना। 2-3 महीने आप अटकोगे, 2-3 महीने अपने माइंड को डिस्टर्ब करोगे, इधर बात, इधर कैंपेन, उधर सोशल मीडिया पे ये फला फला चीजें करते रहोगे, कोई मतलब नहीं। कोई आपका साथ देने नहीं आएगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं आएगा, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट जहां आप लाखों रुपए दे करके तैयारी कर रहे हो, वो कोई भी इंस्टीट्यूट क्यों सरकार की नज़र में आएगा। सरकार हजारों प्रकार के प्रतिबंध थोप देगी, और कोई भी यार इतना करेक्ट है नहीं। सब अपने अपने टापर खरीद लेते हैं जिससे उनका कोचिंग बिजनेस रन कर जाए। छोटे मोटे लोग बैठे रहते हैं, हम जैसे लोग अपना वीडियो बनाते रहते हैं, क्या ही करें। तो कुल मिला करके अब आपको ये बात समझनी है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, यूट्यूब की मदद लेनी है, या किसी कोचिंग में 2-2.5 लाख रुपए दे करके काम करना है, ये आप डिसाइड करो, ये मेरा काम नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि जो सिचुएशन है उसको स्वीकार कर लो, अपनी प्रिपरेशन को और थोड़ा बेहतर करो। सिलेक्शन तो हो ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि आप कैसे प्रिपेयर करें, आप वो चीजें जहां पर आप गलती कर रहे हैं उनको समझो। नाउ whoever says he is getting around 90 marks, so it unlikely he can improve score much further in history, geography, polity और economy। मतलब जिसको लगता है कि नहीं मैं ऐसा हूं, ऐसा कर सकता हूं, इस बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो वो और बेटर कर सकता है। द ओनली थिंग, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेयर सम इम्प्रूवमेंट इन स्कोर पॉसिबल बाई फोकसिंग ऑन साइंस करेंट अफेयर्स, द हिंदू न्यूज़पेपर, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टिंग लिफ्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और थोड़ी मेहनत करके काम कर लेना चाहिए, अब ये वो है जिनको दुनिया के प्रपंच में नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो अपना improve your score further in the history, geography, polity और economy। the only thing science and technology, भाई इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है। द हिंदू से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जितने भी आप ये पैरा वगैरह पढ़ते हैं, सारांश वगैरह पढ़ते हैं, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आप सही कर सकते हो। तो इंस्टेड द वेस्टिंग द टाइम ऑल दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, पर्सन शुड फोकस ऑन प्रिपरेशन इन नेक्स्ट ईयर। तो 24 मई को आपका एग्जाम है प्रीलिम,
तो आपको उसमें फोकस करना चाहिए, इधर उधर नहीं पढ़ना चाहिए। लास्टली क्या कहना चाहता हूं मैं, लास्टली पर्सन गेटिंग अराउंड 90, दैट मीन्स ही इज रियली गुड ग्रिप ओवर जीएस। अगर जिस बच्चे को लगता है कि मेरे 90 क्वेश्चन सही हैं, मेरे 90 नंबर आ रहे थे, उसकी ग्रिप तो बहुत अच्छी है, उसकी पकड़ अपने सब्जेक्टिव पकड़, है ना, कंटेम्प्रेरी इशू हो या फिर स्टैटिक पोर्शन हो, उसकी ग्रिप वहां पर बहुत अच्छी है। ऐसो ही शुड बी प्रिपेयरिंग सेम प्लान बी एग्जामिनेशन, है ना, दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, रेदर देन स्टेइंग इन्वेस्टेड इन यूपीएससी फॉर द एंटायर ईयर। अदर एग्जाम है, यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, और भी बहुत सारे प्रकार के ऑफिशियल लेवल के एग्जाम है, एसएससी सीजीएल वगैरह है, तो उसमें आप जा सकते हो, अपना एक साल आपका बर्बाद नहीं होगा। और इन केस वहां भी नहीं होता है तो यूपीएससी तो है ही, तो एक काम ये कर सकते हो। एंड लास्टली द पर्सन मच बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, देन ही शुड स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अगर किसी को लगता है कि नहीं यूपीएससी वास्तविकता में स्कैम कर रही है, वास्तविकता में चीजें कर रही है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप कर दो, रोक दो। प्रेशर सम अदर कैरियर इन लाइफ, और सॉरी, परस्यू सम अदर कैरियर इन लाइफ, मतलब कुछ और करो, क्योंकि जिस एग्जाम में आपको श्रद्धा ही नहीं रही, जिस प्रक्रिया में आपको बिलीव ही नहीं रहा, उसकी पढ़ाई में आपको इतना ध्यान लगेगा नहीं। इससे अच्छा कि आप कोई और काम करने लगो। और जीवन में सिर्फ यूपीएससी ही थोड़ी है, बहुत तरह की चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के बात एज इट इज है कि अगर आपको लगता है कि नहीं यूपीएससी में करप्शन होता है, यूपीएससी दो दर्जे का रवैया करती है, तो क्यों अपना लाइफ उसमें स्पॉइल कर रहे हो? कुछ और देखो, अपने आप को कहीं और इन्वेस्ट करो, ठीक है। चाहे इंटायर लाइफ हो, आप 8-10 साल इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में निकाल देंगे और ना आपका पढ़ने में मन लगेगा ना ही कुछ लगेगा, तो छोड़ो, लेट इट गो। दूसरे काम में अपना मन लगाओ, जो आपको काम अच्छा लगता हो, उस कोर्स को, उस कैरियर को परस्यू करो, क्या ही दिक्कत है आपको, ठीक है। और यूपीएससी भाई इस तरह से तो नहीं बदलेगा भाई, सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, जिसके अपने राइट हैं, अपने इतने देखो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी ऑफिस हो, खुद तो नहीं फंसेगा भाई, वो सामने वाले की गलती हमेशा निकालेगा। तो कुल मिलाकर के आप आपको तय करना है ये 4 पॉइंट कैसे लगे आपको। अगर आपको समझ में आते हैं तो आप उसी हिसाब से स्टेप लीजिए, उस हिसाब से किसी अदर चीज को परस्यू करिए या यूपीएससी को ढंग से परस्यू करिए। अगर आपका स्कोर वास्तविकता में सही है तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अभी आपके पास करीब 11 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है। ओके, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप थोड़ा सा और प्रयास कर लें, थोड़ी सी और मेहनत कर लें, तो आई थिंक आपको सारी चीजें वो मिल जाएंगी बड़ी आसानी से। ओके, तो बाकी आपको समझना है, आपको ये रटाए रटाए पद्धति पे चलना है। मैं ज़्यादा इस पर वीडियो बनाता नहीं, मुझे लगा कि आज इस पर बात करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि ठीक है चलो कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। ओके, तो इतना करो। और अगर जिन लोगों को अगर लगता है कि नहीं यूपीएससी 2026 की प्रिपरेशन मुझे करनी है, जो हो गया सो हो गया, तो भैया यूपीएससी की 2026 की प्रिपरेशन करना शुरू करो। 24 मई को आपका एग्जाम पड़ेगा, आज 19 है। अब 24 मई को है, 5 दिन ये हो जाते हैं, 11 महीने, 11 महीने 5 दिन आपके पास बचते हैं, सेफ है। 3 महीने आपको स्टैटिक पोर्शन का बेसिक तैयार करना है, खासकर एनसीईआरटी से अच्छे से प्रिपेयर करो। और नहीं कक्षा 6 से 12 तक पढ़ सकते हो तो कम से कम 9 से 12 तक तो पढ़ ही सकते हो। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी, खासकर आपको हिस्ट्री की पढ़नी है, पॉलिटी की पढ़नी है, ज्योग्राफी की पढ़नी है, ये 3 प्रकार की एनसीईआरटी कर लोगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। 30 से 32 क्वेश्चन ये, प्लस आपको जो बड़ी बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत है ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक काल भारत का इतिहास है, ज्योग्राफी की काफ़ी सारी बुक्स हैं। वरना कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी तो सेफ एंड कह सकते हो कि रिलायबल है, ठीक है। तो उससे हो सकता है, तो इन पे फोकस करो, अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लाओ। काम करोगे तो आपको होगा। उसके बाद कुछ बेसिक नॉलेज है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, थोड़ा इंग्लिश इम्प्रोवाइज करो। भाई जब जानते हो कि यूपीएससी हर बार लैंग्वेज इशू उठता है, हर बार वही चीजें होती हैं, तो जहां आप 8 सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो यूपीएससी के, हिस्ट्री तैयार कर सकते हो, पॉलिटी तैयार कर सकते हो, इकोनॉमी तैयार कर सकते हो, एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, हमारा समाज, एथिक्स,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें तैयार कर सकते हो। तो भैया इंग्लिश में थोड़ा सा फोकस कर लो, क्या दिक्कत है, मजा आने लगेगी तैयारी में, है ना। इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट है, करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन बहुत अलग अलग है, उनको कलेक्टिव अप्रोच में लाओ। जितना भी करंट अफेयर्स है उसको इंटीग्रेट करो अपने स्टैटिक पोर्शन से, चीजें लाइट एंड क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम अगले उसमें बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नमस्कार। और आशा करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक जो विश्वास किए बैठे हैं ना, जो भी गलत टाइप का है, जो आपके टाइम को खा रहा है, उससे बाहर निकलें और अपना काम अच्छे से करना शुरू करें। धन्यवाद।